कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आप लोगों के सम्मुख इस महापर्व पंच महापर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, दिवाली या दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन या कालिदास जयंती, उसके बाद में पांचवा यम द्वितीया या भैया दूज का कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करते हुए आज यम द्वितीया यानी भैया दूज के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। भैया दूज मनाने के लिए कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होनी चाहिए, यह अनिवार्य होता है। और वह भी द्वितीय तिथि यदि उदय तिथि है अथवा 12 बजे से पहले तक या पहले से प्रारंभ हो गई जिस दिन में है, यानी 12 बजे की पूर्व या बाद तक भी हो, शाम तक हो, लेकिन सूर्योदय के समय हो, 8 बजे जरूर हो, 7 बजे जरूर हो, जब भाई स्नान करके भाई को भोजन का समय हो, उस समय अवश्य हो, तो वह भैया दूज मनाई जाती है। वैसे द्वितीय तिथि मंगलवार 14/11/2023 को अपराह्न यानी दोपहर के बाद 2:37 से प्रारंभ हो जाएगी और बुधवार यानी 15/11/2023 को अपराह्न दोपहर बाद 2:04 तक रहेगी। लेकिन भैया दूज बुधवार 15/11/2023 को मनाना ज्यादा श्रेयस्कर है। भैया दूज पर यमुना जी की पूजा, यमुना में स्नान एवं चावल जब बन जाता है, नया अन्न होता है चावल, और उस चावल से कहीं कहीं पर उस पकवान उसका बनता है, कहीं पर उसे फरा कहते हैं, कहीं पर अनेक नाम उसके दिए गए हैं। और उससे जो बना हुआ भोजन हो वह पहले यमी और यमुना माँ को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में भाई को खिलाया जाता है। भैया दूज पर यही एक छोटी सी परंपरा है। उसमें कृष्ण की भी उपासना अवश्य होती है, क्योंकि कार्तिक मास है, भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वा हैं, तो कृष्ण ही साक्षात परब्रह्म के अवतार हैं, इसलिए कृष्ण की भी उपासना साथ में अवश्य होती है। क्योंकि माँ यमुना का जो पूर्ण ऐश्वर्य है कृष्ण के बिना नहीं है, फिर भी कुछ लोग केवल यमुना की उपासना करते हैं। दान आदि का भी अति उत्तम विधान है। परंतु भैया दूज जो है, भाई बहन के यहाँ जाकर के भोजन करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा दे, इसी को भैया दूज कहा जाता है। भैया दूज की कथाएं पौराणिक कथा भी है, दंत कथा भी है, लोक कथा भी है। तो आइए हम आज तीनों कथाओं से अवगत होंगे। भैया दूज की कथा, भैया दूज की पौराणिक कथा। यम यानी यमराज और यमी यानी यमुना, दोनों भाई बहन थे, उनमें घनिष्ठ प्रेम था। दोनों का जन्म सूर्यदेव की अर्धांगनी यानी धर्मपत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमी अपने भाई यम को हर बार अपने घर आकर भोजन करने को कहा करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण हर बार ही यम उसके घर जाना भूल जाते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमी ने आग्रह पूर्वक यम को आमंत्रित किया। इस बार यम भी उसका आग्रह न टाल सके। निश्चित तिथि को पहुंचकर उन्होंने बहन के घर भोजन किया। बहन ने उनको मंगल टीका किया। तब यम बोले, बहन कुछ मान। तब यमी बोली, भैया तुम हर वर्ष इस दिन आकर अवश्य ही टीका लगवाया करो, और इस दिन जो बहनें अपने भाइयों को टीका करें उनकी तुम रक्षा करना। यमराज ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार किया। उस दिन से भाई बहन के प्यार का प्रतीक यह पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता भी है कि जो लोग भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करते हैं
उन्हें यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। 2 नंबर 1 कि बहन के यहाँ जो भोजन करते हैं उनको एवं यमुना में जो स्नान करते हैं उनको, दोनों का यदि मार्गेश है मृत तुल्य कष्ट है तो वह टल जाता है। मार्केश में भी ऐसा माना जाता है कि अत्यंत कठिनाई का समय होता है तो वो टल जाता है, मार्केश टल जाता है। ये ज्योतिष का कार्य है। इसे मैं ज्योतिष प्रसंग में आप लोगों को चर्चा के दौरान बताऊंगा कि मार्केश क्या है, मार्केश कब होता है, मार्केश किनका किनका होता है। जैसे शनि का मार्केश होता है, गुरु का मार्केश होता है, राहु का भी मार्केश होता है। इस पर हम बृहद चर्चा अपने ज्योतिषीय वीडियो में करेंगे। लेकिन आज भैया द्विज की आप लोक कथा सुने। प्रथम लोक कथा, ये मुख्य लोक कथा है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार एक भाई अपनी बहन के घर टीका करवाने गया। बहन ने उसे टीका किया और भोजन परोस दिया। भाई ने खा लिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। बहन ने मार्ग में खाने के लिए भी कुछ लड्डू बांध दिए। इधर जब किसी तरह बहन को भनक लगी कि चक्की में एक सांप था, वह भी गेहूं के साथ पिस गया है, तो वह अपने बच्चे को सोता छोड़कर जिस रास्ते से भाई गया था उधर ही दौड़ती हुई भाई के पास पहुंची। उसका भाई एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने उसे जगाया और पूछा कि तू ठीक तो है ना। बहन ने जो हुआ वह उसे बता दिया। तब बहन ने भाई से लड्डू की पोटली ले ली और वह लड्डू फेंक दिए, क्योंकि लड्डुओं के लिए पिसे गेहूं में ही सर्प पिसा था। घर लौटकर जब बहन ने पड़ोसिनों को यह बात बताई तो वे कहने लगी कि अब तो सर्पिणी यानी जो सर्पिणी है, नागिन है, तेरे भाई को उसके विवाह पर अवश्य ही डसेगी। भाई का विवाह कुछ दिनों बाद ही होने वाला था। बहन शादी के कुछ दिन पहले ही अपने पीहर अर्थात मायके पहुंच गई और विवाह के कार्यों को आगे होकर यानी सबसे आगे बढ़ बढ़ करके करने लगी। भाई जब फेरों में बैठा तो सर्पिणी भाई को डसने पहुंची। वह उसे डसती उससे पहले ही बहन ने उस सर्पिणी को मार डाला और भाई की रक्षा की। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जिनके घरों में शादियां पड़ती हैं वे अपनी अपनी बहनों को पहले बुला लेते हैं, ठीक है। अथवा बहन नहीं है तो बुआ को बुला लेते हैं, बुआ नहीं तो चचेरी बुआ को बुला लेते हैं। एक लड़की को अवश्य बुला लेते हैं कि उनकी वह रक्षा करेगी। भैया दूज की द्वितीय लोक कथा, दूसरी लोक कथा देखें। एक राजा भैया दूज के दिन अपने साले के साथ चौपड़ खेला करता था। साला हर बार जीत जाता था। एक बार राजा ने सोचा कि शायद यह अपनी बहन से टीका कराता है इसीलिए जीत जाता है। फिर उसने उस पर कड़े पहरे लगा दिए। राजा का साला छद्म विद्या भी जानता था। उसने श्वान यानी कुत्ते का छद्म रूप धारण किया और बहन के पास पहुंच गया। इधर बहन ने सोचा कि भाई नहीं आया, यह सोच विचार करने लगी। तभी एक श्वान यानी कुत्ता उसे घर में आता दिखाई दिया। उसी के माथे पर रोली का टीका कर दिया। टीका कराकर श्वान चला गया। राजा के साले ने पुनः असली रूप धारण किया और राजा के पास चौपड़ खेलने पहुंच गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया। तब साले ने राजा को भैया द्विज के दिन बहन से टीका कराने का महत्व समझाया। उस दिन के बाद से राजा भी भैया द्विज के दिन बहन के घर जाकर टीका करवाने लगा। इस तरह से भैया द्विज की हमने आप लोगों के सामने 3 कथाएं सुनाई। 3 में प्रथम कथा पौराणिक है, दूसरी लोक कथा है, तीसरी लोक कथा एवं दंत कथा है, दोनों का मिश्रण है। तो आइए हम आज यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, भैया द्विज की अनंत शुभकामनाएं। नमो नमः।